कैसे हैं सब लोग? अच्छा, 20 और 30 की 20 और 30 साल की उम्र वाले कितने हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। 30 और 40, 40 और 50, मेजॉरिटी। 50 और 60, उससे ज्यादा। 60 और 70, 70 और 80। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पहले आज का आपके प्रश्नों का विषय पहले ले लेती हूँ। ममता सचदेव, मुंबई से। हाँ, मई 27, 2001 को मेरी कुंडलनी जागृत हुई ओंकार करते समय, और उसके बाद से अक्टूबर से मेरी साधना ही नहीं हो रही। कुछ अजीब घटित हुआ है, चाहती हूँ करूँ, नहीं कर पाती। जब मंत्र जप करती हूँ तो कोई व्यक्ति उसमें गाली देता है, कभी नहीं, कभी दिमाग में मैसेज आते हैं मैं तुम्हें साधना नहीं करने दूंगा। फिर डॉक्टर के पास दवा शुरू हुई मानसिक रोग की, ताकि घर में सुख शांति रहे। फिर होम्योपैथी भी ली क्योंकि अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट्स थे। दवाओं से ड्राउसीनेस बहुत हो रहा है और दवाई बंद की है तो नींद ठीक नहीं आ रही। तो क्या करें, साधना कैसे करें, मार्गदर्शन करें। ममता सचदेव, पहली बात तो यह है कि जिसको आप कुंडलनी जागरण कह रही हैं वो कुंडलनी जागरण नहीं है, ये निश्चित बात है। आपके जो लक्षण मैं देख रही हूं ये निश्चित रूप से वायु विकृति के हैं, अर्थात मनोरोग के हैं। वायु की जो विकृति शरीर में हो जाती है तो मनोविकार होते हैं, जिसमें आवाजें सुनना, लोगों का दिखना, कंफ्यूजन का होना, जो है नहीं वो दिख रहा है। तो कई बार लोग उसको, माने कुछ दिखने लग जाए तो वो सोचते कोई बड़ी प्राप्ति हो गई, कुछ सुनने लग जाए आंख बंद किए, आपको लगता है कि वो कुछ खास स्थिति है, जबकि वो एक हेलुसिनेशन विच इज, जो कि आपके मस्तिष्क में जब केमिकल इम्बैलेंस होता है, रसायनों का, हार्मोन्स का जब इम्बैलेंस होता है, तब हमको खुली आंख में बहुत सी चीजें दिखने या सुनने लग जा सकती हैं। तो ये एक मनोरोग निश्चित रूप से है और ये शरीर का, मस्तिष्क का रोग भी है। इसका साधना करने से या कुंडलनी जागने से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में अच्छा ये रहेगा कि किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में आप एक लंबा 3 से 6 महीने का कम से कम पंचकर्म उपचार वो आप कराइए। अंग्रेजी दवाओं का निश्चित साइड इफेक्ट बहुत सा होता है, क्योंकि वो एक चीज ठीक करते हैं और 4 चीज साथ में बिगड़ जाती है। इसमें कुछ दुखी होने की बात नहीं है, अगर ठीक से आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा चलेगी। और आयुर्वेदिक चिकित्सा में पंचकर्म की बहुत आवश्यक है, ताकि जो वायु का इम्बैलेंस हुआ है, वायु विकृति जो हुई है, पहले उसको ठीक किया जाए। साधक पित्त का ठीक होना आवश्यक है। अगर साधक पित्त ठीक नहीं होगा तो मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता। जैसे रात सपने में सब लोग ही दुनिया देखते हैं, पर वो नींद में दिखी दुनिया स्वप्न है। पर खुली आंख में कुछ बहुत कुछ दिखने सुनने लग जाए तो वो स्वप्न नहीं है,
और जागृत में खुली आंख कोई चीज ना हो और तुम्हें दिखने लग जाए तो निश्चित ये रोग का चिन्ह है। तो साधक पित्त को ठीक करना, वायु को ठीक करना, जब वायु का बैलेंस होगा, पित्त का बैलेंस हो जाएगा, अपान वायु को भी सही करने की आवश्यकता होती है। अब ये डिटेलिंग जो है टेक्निकल, वो समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा, पर एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सा की आवश्यकता है, आप उसे छोड़ नहीं सकती। इन द मीन टाइम जब ये उपचार चले आपका, तो कुछ और की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रणव का उच्चारण करते रहें। जो आपने कल रात्रि को किया है, रात के समय में श्वास भरना, ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि को सुनना, ओम का भ्रामरी करना, ये आपको बहुत लाभ देगा। और अगर आप कर सकें तो साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करती रहिए। ये दो मैंने, एक ओंकार, एक नाड़ी शोधन, एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की देख रेख में पंचकर्म भी हो तो बहुत संभावना है कि बड़ी जल्दी आपको एक अच्छा मन, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा मस्तिष्क आपका काम करने लग जाएगा। निरोगी काया होने के बाद ही साधना संभव है। रोगी शरीर से साधना संभव नहीं है। और शरीर का रोग कोई हो, छोटा या बड़ा, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो किसी का सर दुख रहा है, भयंकर सिर में पीड़ा हो रही है, अब ऐसे में जप करोगे कि तप करोगे? कुछ भी नहीं होगा। आपका नाक ब्लॉक है, साइनसेस ब्लॉक हैं, माइग्रेन पेन हो रही है, ऐसे में आपका कोई ध्यान संभव है करना? ना जप, ना पाठ, ना पूजा, कुछ नहीं होगा। तो शरीर के रोगों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए एक अच्छा वैद्य, मैं ये समझती हूँ, तो मेरा ये मानना है, अगर आपके जीवन में एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य और एक पूर्ण सद्गुरु, ये तीन बंदे चाहिए आपको जीवन में, बंदे या बंदी जो भी, ये तीन चाहिए आपको। अगर ये आपके जीवन में है ना, योर लाइफ इज सेट। शरीर का रोग हुआ, वैद्य नाड़ी पकड़ेगा, देखेगा अच्छा क्या गड़बड़ है, इलाज कर देगा। देखिए वैद्य का इलाज जो है ना, वो औषधि से शुरू नहीं होता है। वैद्य का इलाज शुरू होता है विद राइट गाइडेंस ऑफ क्या खाना, दिनचर्या, कैसे सोना, रात्रिचर्या, किस मौसम में क्या करना, ऋतुचर्या। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये तीन की समझ वैद्य हमें देवे, तो ये वही वैद्य देगा ना जिसको आपसे सिर्फ पैसे लेने से मतलब नहीं हो, तो आपसे कुछ प्यार मोहब्बत का नाता होना चाहिए वैद्य का। आज की तारीख में डॉक्टर से ना बड़ा कमर्शियल रिश्ता है। डॉक्टर तुम्हारे में मित्र नहीं, पैसा देख रहा है, कितने पैसे बन सकते हैं इससे। एक लड़की बता रही थी, उसको एलर्जीज थी बहुत सारी, और बहुत प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ, साल में 6-8 बार वो इमरजेंसी में उसे स्कूल से पहुंचाया जाता था क्योंकि सांस बंद हो जाता था, विंड पाइप चोक हो जाती थी, सांस ही नहीं ले सकती। फिर उसको हमने कहा कि ये ठीक हो सकता है पर तुम्हें कोई महीना डेढ़ रहना पड़ेगा आश्रम में। रही, अमेरिका से थी, न्यू जर्सी से। यहां रह करके उसने योगासन सीखे, जल नीति सीखी, सूत्र नीति सीखी, साथ में यहाँ जो आहार मिलता था आश्रम में, हल्का आहार, सात्विक आहार, सुपाच्य आहार, वो और आयुर्वेदिक दवा। कोई महीना रही, महीने बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होके, कोई एलर्जी नहीं,
मजे से वो वापस गई है, आज वो अपनी जॉब कर रही है, जिंदगी अच्छे से जी रही है। ये संभव हुआ? बचपन से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक वो बीमार रही है। और हमेशा ये भय रहता था कि अगर अटैक हो गया एलर्जी का, तो वो एपीपेन इंजेक्शन जो हमेशा अपने पर्स में रखती थी साथ में, और उसके सब दोस्तों को मालूम होता था मुंह लाल हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, तो फट से उसी समय इंजेक्शन लगाओ और ताकि फिर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। अब ये सब हुआ, उसके बाद से एकदम स्वस्थ है। पर उसके स्वास्थ्य में एक बड़ी चीज जो थी वो ये था कि परहेज क्या रहेगा। तो खाने पीने का परहेज क्या है और क्या करना है, उसकी एक लिस्ट उसको दी गई। क्या आसन, क्या षटकर्म, क्या परहेज, दो चीजें इकट्ठी चलती। एलोपैथी में परहेज नहीं बोलते, दवा लिख दी तो गोली लिखी छुट्टी। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं कि गोली लिखो और छुट्टी, तो परहेज है, दिनचर्या है। फिर उसमें एक बड़ी बात आती है कि चिंता कितनी करता है, तो तनाव रहित भी होना चाहिए। 3 प्रश्न आप अपने आप से पूछो, अगर इसका उत्तर यस में है तो मानो तुम स्वस्थ हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको रात को बिना हिले जुले लगातार आप 7 घंटे सोते हैं? 6.5 से 8 घंटे, मैंने नींद नहीं खुले एक बार, करवटें ना बदलते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपकी नींद सही है? 2, सुबह उठते ही क्या आप शौच के लिए चले जाते हैं और निवृत्त हो जाते हैं? मैंने योर बावल मूवमेंट, उसमें कोई अवरोध, कोई कब्ज, कोई पेचिश, कोई लूज मोशन नहीं है। दूसरा। तीसरा, भोजन से पहले जम के भूख लगती है? माने खुल के भूख लगती है। आजकल क्या है, भूख क्या, वो क्या होता है, आजकल सिर्फ खाना दिखता है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। खाना देख के जीभ से जल बरसने लग जाता है। बाहर बादल तो बरस नहीं रहे, फिर जीभ से जल बरसने लग जाता है, तो स्लर्प स्लर्प करते हुए जो चीज दिखी उसको खा लेते हैं। अगर आप बिना भूख के खाते हैं, माने अगर आपको मंद अग्नि है, नो हंगर, तो ये मंद अग्नि आपके शरीर में 100 किस्म के रोग बना देगी। तो सिंपल फॉर्मूला ये है, भूख लगे तो खाओ, भूख ना लगे तो ना खाओ। पर हम कैसे खाते हैं? 1 बज गया, खाना खा लो। शाम के 9 बज गए, रात का खाना खा लो। शाम की 4 बज गए, चाय पियो। 4 बजे का चाय से क्या रिलेशन है भाई? टेक्निकली, साइंटिफिकली कोई नहीं है, पर ट्यूनिंग है। सुबह उठते ही चाय, बोले चाय नहीं पिए तो मोशन नहीं होता। भाई किस पुराण में लिखा है कि चाय पीने से मोशन होता है? बल्कि चाय तो कब्ज कारक है। चाय के जो केमिकल्स हैं वो उल्टे कब्ज करते हैं, खुश्की देते हैं, पर आदत पड़ गई है तो सुबह उठते ही चाय ढूंढते हैं। इसलिए आश्रम में कईयों को बड़ी समस्या हो जाती, वो कहते हैं बाकी सब तो बहुत बढ़िया, बस सुबह की चाय नहीं मिलती। मंडला लेट, कैफे लेट खुलता है। कैफे थोड़ा समय पे खुल जाए ना सुबह, माने आसनों के पहले ही खुल जाए। चाय में वो बिस्किट डुबो के, एक तो आनंद हो गया, दूसरे मोशन हो गया, दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी होती। अजीब बात, चाय कब्ज करती है, तुम कह रहे हो चाय के बगैर दिन बुरा होता है। So 3 questions, ask yourselves,
बेखटके 7 से 8 घंटे सोते हैं, गुड, स्वस्थ हो तुम। सुबह उठते ही सीधे टॉयलेट को जाते हैं, स्वस्थ हो तुम। और जम के भूख लगती है, स्वस्थ हो तुम। अगर नींद ठीक नहीं आती है तो रोगी हो तुम। सुबह उठ के इंतजार करनी पड़ती है और टोटके करने पड़ते हैं तो बीमार हो तुम। और भूख लगती नहीं है, लगानी पड़ती है अगर, या कहो झूठी भूख लगती रहती दिन भर, तो बीमार हो तुम।